आते हैं मैट्रिक्स में, पहला चैप्टर यही है, मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया कैसे, देखो हम लोग जानते हैं कि सीधा आचार्य फॉर्मूला के द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं तुम्हारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तुम्हारा जो है विद द हेल्प ऑफ सीधा आचार्य फॉर्मूला। ये जो इक्वेशंस हैं ये एक लीनियर इक्वेशन है ना, 2 डिग्री लीनियर इक्वेशन को हम लोग सीख के आए हैं। याद करो, एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ठीक है, उसका तुम्हारा जो है कंपैरिजन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। अब बात यहाँ पे ये आया, 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन निकल गया, क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन निकल गया, 3 वेरिएबल का भी निकल गया उस समय। ठीक है, मान लो 3 वेरिएबल का भी जो है खोज के निकाल दिया गया था। लेकिन बात अब ये आया कि अगर 3 से ज्यादा रहा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू, 5 वेरिएबल रहा एक लाइन में, ऐसा इक्वेशन आई थिंक तुम लोग सॉल्व नहीं किया होगा कभी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 6, फिर x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2p प्लस क्यू इक्वल टू 7, इस तरह का इक्वेशन आई थिंक कभी नहीं मिला होगा। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए न्यूटन्स मेथड खोज के निकाला जिसका नाम था मैट्रिक्स। न्यूटन्स का नाम आई थिंक बच्चा बच्चा जानता है आज के डेट में, सर आइजैक न्यूटन का नाम। वो खोज के निकाला मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, बोला 2 से अगर ज्यादा वेरिएबल है, ये बात नहीं है कि सिर्फ 2 ही वेरिएबल का ही हम कर सकते हैं। बोला आप हम जो मेथड दे रहे हैं उसमें 2 वेरिएबल का भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, 3 का भी निकाल सकते हैं, और 3 से ज्यादा इनफाइनाइट टर्म्स तक को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी मेथड का नाम था मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट दिया वो। ठीक है, और इस मैट्रिक्स के सहारे तुम किसी भी, चाहे वो 2 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, मतलब 4 या 5 वेरिएबल का हो, डिग्री नहीं वेरिएबल का हो, उस इक्वेशंस का तुम सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। और उस मेथड का नाम था मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड, जो कि हम लोग सीखेंगे आगे जाके। मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड के द्वारा कैसे एक्स वाई जेड या 4 वेरिएबल के आंसर्स को एक एक करके निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले बात आता है कि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया कैसे, ये तो समझ में आया कि ये रीजन था मैट्रिक्स को निकालने का, ठीक है, जो न्यूटन्स खोज के निकाला था। ये तो आया कि मैट्रिक्स का बात, कि मैट्रिक्स आया कैसे। अब उससे पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये आता है, सबसे पहले एक आता है रो और एक आता है कॉलम। ठीक है, बहुत लोगों को ये पता नहीं आता रो क्या है कॉलम क्या है, कंफ्यूज हो जाता है बेचारा। ये वर्टिकल लाइन दिख रहा होगा, दिस आर द कॉलम, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग रो, है ना। तो रो हो गया तुम्हारा ये वाला और कॉलम तुम्हारा हो गया ये वाला। अब बात है कि रो कॉलम का यूजेस है बाबू, इसीलिए बता रहे हैं। इसका जो सिंबल होता है मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स का सिंबल होता है या तो ये और या नहीं तो ये। और अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो कट जाएगा, ध्यान रखना बात को। ये भी एक चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट, जो लिखाए होंगे हम। सेकेंड वाला चैप्टर मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो अगर आपका मुंह इस तरह से ना निकला हो, सीधा हो गया, तो टीचर आगे सम्स देखेगा ही नहीं, वो बस ये साइन देख के काट के 0 निकल जाएगा, देखने तक भी नहीं आएगा। दूसरी बात, जब भी मैट्रिक्स बनाओ तो या तो ये साइन का यूज करो पूरे सम्स में, या नहीं तो ये साइन का यूज करो पूरे सम्स में। और तुम बोलेगा नहीं सर आधा ये, तो सर वो लोग पूरा मार्क्स देगा 0। ख्याल रखिए बात को, ठीक है। जो भी साइन लेके चलना, पूरे सम्स में एक ही साइन चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना बात को। तो इसका जो सिंबल होता है या तो ये होगा और या नहीं तो ये वाला होगा। अब आगे देखो, मान लो कोई एक मैट्रिक्स लिए 2 4 6 1 2 3 1 1 1। जब भी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट्स को लिखते हैं, ये जो तुमको दिख रहा है 2 4 6, ये सारा कहलाता है, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, ठीक है, ये कहलाता है एलिमेंट्स। ये तुमको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2 और इसको बोलते हैं R3। R इंडिकेट्स फॉर रो, ठीक है, ध्यान रखना। और तुम्हारे सिलेबस में हाईएस्ट 3 ही रो आएगा, ठीक। अब यहाँ पे कॉलम कितना, ये कॉलम है ना, दैट इज कॉलम 1, इसको क्या बोलेंगे कॉलम 2, और इसको बोलेंगे हम लोग कॉलम 3, ठीक है। यहाँ 3 कॉलम है और 3 रो है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डिग्री का, कि कितना डिग्री इक्वेशंस है, ये सॉरी कितना डिग्री का जो है ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में जब तुमको डिग्री पूछेगा तो याद रखना R into C। RC कोला का नाम सुना होगा,
आरसी कोला ड्रिंक आता है, एक तो सॉफ्ट ड्रिंक है, तो यही होगा सर। ठीक है, तो आर स्टैंड फॉर रो और सी स्टैंड फॉर कॉलम। यानी जब कभी भी किसी मैट्रिक्स के बाहर, मान लो एक मैट्रिक्स दिया हम तुमको और वहां पे कुछ ऐसा लिखा है 2 4 3 2 1 1 ऐसा लिखा है, ठीक है, और बाहर में तुमको लिख दिया 2 into 3, बोलेगा बताइए इस इक्वेशन में रो कितना है कॉलम कितना है, तो गिनने मत चले जाना, कुछ उसे करना नहीं है। फर्स्ट वाला हमेशा इंडिकेट किसको करता है, रो को, सेकेंड वाला हमेशा इंडिकेट किसको करता है, कॉलम। तो हमेशा जब भी तुमको डिग्री लिखने बोले या डिग्री निकालने बोले, हमेशा फर्स्ट में एलिमेंट में हम क्या लिखेंगे, रो को, सेकंड में किसको लिखेंगे, कॉलम को। चेक करके देख लो, 2 रो है 3 कॉलम है। अच्छा, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा होता है 6, अंदर का एलिमेंट भी 6 8 है, गिन के देख लो। तो अगर अंदर का एलिमेंट के बारे में पता लगाना तो 1 2 3 4 5 6 करके काउंट मत करना, सीधा रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना, आ जाएगा तुम्हारा पूरा एलिमेंट उसके अंदर कितना। ठीक है, अब मान लो कोई एक मैट्रिक्स है 4 6 1 2 1 3, बोला बताइए इसका ऑर्डर कितना है, सॉरी डिग्री नहीं होगा, ऑर्डर होगा, ऑर्डर, बोले इसका ऑर्डर कितना है, तो बताइए सर रो कितना है इसमें, 3 ठो, कॉलम कितना है इसमें, 2 ठो, तो ऑर्डर कितना हो गया 3 into 2 ऑर्डर। ठीक है, 3 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो 3 क्या क्या दिखा रहा है, रो को, और 2 किसको दिखा रहा है, कॉलम को। हो सकता है तुम्हारे कॉलेज में ऐसा ही बोले कि चलो 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखो, तो वो क्या बोलने चाह रहा है, 2 ठो रो लिखिए 3 ठो कॉलम लिखिए। अगर टीचर बोले 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखो, इसका मतलब 3 रो 3 कॉलम है। या फिर देखना ऊपर में स्टेटमेंट लिखाते समय बोलेगा 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, 2 into 2 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ऐसा मैट्रिक्स लिखने वाला है जिसमें रो भी 2 होगा कॉलम भी 2 होगा। तो डेफिनेशन में वो हमेशा वही बताता है, 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, 3 into 2 2 into 3, हाँ 1 into 1 ऑर्डर मैट्रिक्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, या तो 2 into 2 होगा, या तो 3 into 3 होगा, 2 into 3 होगा, या 3 into 2 होगा, यही 4 तुम्हारे सिलेबस में घूर फिर के यही सब आएगा। ठीक है, तो ये तो था ऑर्डर लिखने का तरीका। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन जो है ना, पूछता तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ होगा क्या कि 2 बात सुनाने के लिए तुमसे पूछ लेगा, ये बताओ मैट्रिक्स से ज्यादा नॉलेज है तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तुमको बात बताओ स्क्वायर किसको बोलेंगे, जिसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगा उसको स्क्वायर बोलेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी उसको बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। रो और कॉलम अगर डिफरेंट है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, और अगर रो और कॉलम इक्वल है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2 into 2 रो भी 2 कॉलम भी 2, 3 into 3 रो भी 3 कॉलम भी 3, तो अगर रो और कॉलम कहीं भी तुमको दिख रहा है इक्वल तो वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हैं कि रो इक्वल टू कॉलम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ, लिखते चलो, number of column are equal then it is called square matrix, it is called square matrix। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ऐसा ले लिए 1 2 4 6, या मान लो ऐसा ले लिए 4 7 9 8, क्या सही लिखे हैं सेकेंड वाला, इक्वल है ना रो कॉलम, नहीं अब इक्वल है, हाँ अब इक्वल। ये कौन सा ऑर्डर है, 2 into 2 ऑर्डर, और ये कौन सा ऑर्डर है, 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स को बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का सुनो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया तुम्हारा जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो। जैसे रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है क्या, नहीं, लेंथ हमेशा बड़ा होता है, ब्रेथ हमेशा छोटा होता है, यही है रूल रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी ये कहना है कि जब रो और कॉलम आपको इक्वल नहीं दिख रहा है वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 1 into 3, तो रो कितना है 1, कॉलम कितना है 3, तो 1 into 3 ऑर्डर, 2 into 3 ऑर्डर, 3 into 2 ऑर्डर, ये सारा मैट्रिक्स कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ शॉर्ट में कि यहाँ पे रो और कॉलम इक्वल नहीं है आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ द नंबर ऑफ रो and number of column are not equal,
then it is called rectangular matrix. ठीक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, जैसे कि 1 3 4। तो बताए तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 कौन बोला 3 into 1? हाँ 3 into 1। रो कितना है? 1 2 3, 3 तो रो है ना। कॉलम कितना है? 1, तो 3 into 1 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अच्छा ये काटे नहीं है। 1 3 6 ये है 3 into 1 ऑर्डर मैट्रिक्स। मान लो ऐसा रहा 4 6 9 8 2 4। इसमें देखो रो कितना है? 3, कॉलम कितना है? 2, 3 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है ना। तो ये हो सकता है, उतारे इसको। देखो अगला कॉन्सेप्ट है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, अब नाम से पता चल रहा है यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है यूनिट मैट्रिक्स का, ये होता है I। अगर कहीं पर एग्जाम में तुमको दिखे I2 और कहीं पर तुमको दिखे I3, ऐसे कुछ एग्जाम में देगा तुमको, या तो I2 लिख देगा या तो I3 लिख देगा। और अगर कहीं I भी दिखे तो I या I2 या I3, ये सब किसको इंडिकेट कर रहा है? यूनिट मैट्रिक्स को। अब आता है कि 2 या 3 देने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो 2 देने का कॉन्सेप्ट यही है रे बाबू कि यूनिट मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का ऐसा होता है और 3 ऑर्डर का ऐसा होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एग्जाम में जब कभी भी इसका जरूरत पड़ेगा, एग्जामिनर इसका वैल्यू नहीं बताएगा तुमको। ये तुमको खुद से एग्जाम में देख के समझना पड़ेगा कि हमको I2 का जरूरत है या I3 का जरूरत है। अब बात है समझेंगे कैसे। मान लो तुमको एग्जाम में क्वेश्चंस जो दिया हुआ है वो 2 into 2 ऑर्डर का दिया हुआ है, तो हम लोग को जब I का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कौन सा ऑर्डर का I लेंगे? 2 ऑर्डर का लेंगे। और अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का दिया हुआ है, तो जब हमको I का जरूरत उस क्वेश्चन में पड़ेगा तो हम I कौन सा उठाएंगे? I3 वाला उठाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्वेश्चंस कितना ऑर्डर का दिया हुआ है, 2 into 2 ऑर्डर का दिया हुआ है या 3 into 3 ऑर्डर का हमको दिया हुआ है। दूसरी बात, यूनिट मैट्रिक्स जो होगा, यूनिट मैट्रिक्स ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कभी मत हो, ये कभी नहीं होगा कि सर मान लीजिए ऐसा रहा 1 0 0 1 0 0, क्या ऐसा यूनिट मैट्रिक्स होगा? नहीं। यूनिट मैट्रिक्स जब भी फॉर्म करेगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही फॉर्म करेगा। यूनिट मैट्रिक्स कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता है। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स में सिर्फ 2 ही एग्जांपल तुम्हारे सिलेबस में है, या तो I2 या तो I3। I2 में क्या आ जाएगा? 1 0 0 1, और I3 में क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये याद रखना होगा माइंड में तुम्हारा कि 2 ऑर्डर का होगा तो इसको लेना, 3 ऑर्डर का होगा तो इसको लेना, और ये फिक्स डेटा है, कोई चेंजेबल डेटा नहीं है। पहला तो ये कि यूनिट मैट्रिक्स जब भी फॉर्म करेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कभी कभार एक नंबर में पूछ लेता है टीचर वाइवा में कि ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स आर यूनिट मैट्रिक्स, की ऑल द यूनिट मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। बोलना कि नहीं, जितना भी यूनिट मैट्रिक्स है सब स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, बट जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सबका सब यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। सोच के देखो, कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स में से पहले एग्जाम्पल कुछ और लिए थे ना, क्या वो यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में जो भी उठा रहे हैं सबका सब क्या निकल रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे एक जो है कंक्लूजन दे सकते हैं कि ऑल द यूनिट मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बोल सकते हैं कि जितना भी यूनिट मैट्रिक्स है सबका सब क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा कहलाएगा। ठीक है, इसको नोट करें। अगले आते, अब एक आता है नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का ही नाम है जीरो मैट्रिक्स। अब नाम से पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब इसके अंदर बैठा हुआ सारा एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो इसको जो इंडिकेट करते हैं हम लोग, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। इसका कोई डेफिनेशन उतना कोई खास जरूरी नहीं है। 0 0 0 0, ठीक है, ऐसा भी ले सकते हैं 0 0 0 0 0 0, या ऐसा भी ले सकते हैं
अब बात आता है कि क्या सर इसमें भी सबका सब स्क्वायर फॉर्म करेगा या रेक्टेंगल भी फॉर्म करेगा, तो सर इसमें दोनों फॉर्म करेगा, रेक्टेंगुलर भी फॉर्म होगा और स्क्वायर भी फॉर्म होगा। बट यूनिट मैट्रिक्स में कंडीशन है, यूनिट मैट्रिक्स जब भी फॉर्म करेगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही फॉर्म करेगा, और यूनिट मैट्रिक्स में हमेशा जो एलिमेंट होगा वो भी फिक्स है, 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये फिक्स है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एरर वगैरह उठ के आ जाएगा, बोलेगा कि हम यूनिट मैट्रिक्स है, नहीं वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। इवन तुमको टीचर कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है कि क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, सबको 1 दिख रहा है, तुम बोलेगा, हो सकता है कि तुम बोल दो हाँ सर ये यूनिट मैट्रिक्स है, नहीं ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स हम पहले ही बताया कि डेटा फिक्स है, ठीक है, डेटा इसका फिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0, जब भी यूनिट मैट्रिक्स का नाम आएगा यही आएगा और कोई नहीं आएगा, ख्याल रखना। 3/3 ऑर्डर के लिए और 2/2 ऑर्डर के लिए अगर पूछा जाए तो 1 0 0 1। मान लीजिए सर कि ये वाला दिया, आप इसके दिया में बोल दिया कि ये वैल्यू है, तो नहीं, जब कभी भी यूनिट मैट्रिक्स तुमको जरूरत पड़ेगा वो उसका डेटा देगा ही नहीं, खाली आई लिख के छोड़ देगा वो, क्योंकि उसको ही पता है कि इसको देना हमको नहीं है। तुम लास्ट ईयर का क्वेश्चन या किसी साल का भी क्वेश्चन उठाकर देख लो, ऐसा जेन्युइन किसी पेपर में आया है कि आई का वैल्यू वो लोग लिखा है। जनरली दो चीज का वैल्यू वो लोग नहीं लिखता है, एक आई मैट्रिक्स और एक नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो ऐसे बड़ा सा गोला दे देगा, बोलेगा वेयर 0 इज द नल मैट्रिक्स, इसका मतलब वो किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है वो। यूनिट मैट्रिक्स हम लोग किससे दिखाए थे, आई से दिखाए थे, और नल मैट्रिक्स को दिखाया था है गोला से, ठीक है, जीरो जिसको बोलते हैं हम लोग। ध्यान रहे, मिटाते हैं, अगले आते हैं। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। एक तो इक्वल हम लोग माइंड में बैठा हुआ है कि दोनों का एलिमेंट सेम, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होगा। लेकिन मैट्रिक्स कहता है नहीं, अगर ऑर्डर सेम है, मान लीजिए कि वो भी 3/3 ऑर्डर, हम भी 3/3 ऑर्डर, तो अगर ऑर्डर सेम है मतलब जितना रो सामने वाले के पास है उतना ही रो अगर मेरे पास भी है, जितना कॉलम सामने वाले के पास है उतना ही कॉलम मेरे पास भी है, तो वो कहलाएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मान लो जस्ट सपोज करो कि अच्छा यहाँ पे पहले डेफिनेशन की जगह छोड़ देते हैं, यहाँ ए मैट्रिक्स लिए 2 4 6 8 और बी मैट्रिक्स लिए 1 0 0 1, इसका ऑर्डर कितना है सर 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना 2 × 2, दोनों का ऑर्डर सेम है ना, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर स्क्वायर फिर सेम हो जाएगा, स्क्वायर कैसे सेम हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स से आपने अरे सर तो ऐसा ले लीजिए ना सर, क्या दिक्कत है, 1 4 6 1 9 1। अब बताइए सर इसमें कितना ऑर्डर है, 3 रो है 2 कॉलम है। बी मैट्रिक्स ले लिए 7 9 1 2 1 4, अब इसमें बताइए सर 3 × 1 है, सॉरी 3 × 2 है, ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, एलिमेंट से लेना देना नहीं है। अगर ऑर्डर इक्वल है दोनों का तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इसी को बोला गया है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें जो डेफिनेशन दिया है बोला है टू मैट्रिक्स, लिख लो, टू मैट्रिक्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर, आर ऑफ द सेम ऑर्डर are said to be equal. Same order is called if two matrices are of the same order then these matrices are equal। अगर ऑर्डर सेम है तो हम बोल सकते हैं ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे दिया, अच्छा ठीक है इसको तो नोट करो,
एक बार हम इसको देख लेंगे, किताब में डेफिनेशन दिया तो नहीं है यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। अच्छा चलो आओ अब थोड़ा सम्स में, बहुत पढ़ लिए, ये सब थ्योरी आता नहीं है एग्जाम में, ठीक है, अब कोई पूछेगा भी नहीं तुमसे, बस हम नॉलेज के लिए तुमको बता दिए कि ये होता है। मेन स्टार्ट करते हैं अब ऐड से। ऐड करने आता होगा, बचपन में ऐड हम लोग करते थे, 4 6 9 5, तो बोलते थे ना 6 5 11, हाथ में एक, इसको एक दे दो, ऐसे कहते थे ना। अब मान लो सब्ट्रैक्ट करना हुआ तो बोलता था नहीं जाएगा, बगल से भीख मांगो, 16 बनेगा, 7 बनेगा, फिर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ करते थे हम लोग, जिसको अंग्रेजी में बोलते थे कैरी और बोरो, है ना। बट हमारे यहाँ तो बोला जाता था कि जो है नहीं जा रहा भीख मांग लो, तो डबल हो जाएगा, उसका डिजिट चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ पे अगर 16 आ रहा है तो 16 ही लिखेंगे, और माइनस में अगर आंसर आएगा तो माइनस में ही लिखेंगे, कोई कैरी और बोरो नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना। देखो एक मैट्रिक्स लिए 6 9 1 2, बहुत आसान है, मजा आएगा करने में। 1 4 3 2, और तुमको बोला यहाँ निकालने के लिए, वैसे इसे आता नहीं है, ठीक है, ये सब जो आएगा वो भी देरी है, ये सब एग्जाम में नहीं आता, इतना इजी तुमसे नहीं पूछेगा। a प्लस बी निकालने के लिए दिया, ध्यान से देखो, यहाँ पे a लिखे 6 9 1 2, अब b लिखे 1 4 3 2, ठीक है। फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले के साथ ऐड होगा, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, एंड फोर्थ वाला फोर्थ के साथ ऐड होगा, यही है कॉन्सेप्ट। ऐड कीजिए सर, 6 और 1 कितना होगा 7, 9 4 13, 1 और 3 4, 2 2 4। अच्छा एक बात और, जब एलिमेंट लिखो तो बीच में इतना गैप होना चाहिए कि दिखे कि हाँ भाई अलग अलग बैठा हुआ है। कुछ तेजस्वी बच्चा लोग बैठता है, वो लोग ऐसा लिखता है, ठीक है, तो उन तेजस्वी लोग को हम बोलते कि ऐसे नहीं लिखना, ऐसा लग रहा है 713 और 44 लिखा हुआ, ठीक है, तो तुमको अलग अलग लिखना ताकि तुमको समझ में आए फर्क कि हाँ भाई सब एलिमेंट अलग अलग है। आदत डालने में थोड़ा देरी लगेगा लेकिन हो जाएगा, ध्यान रखिए इस बात को। तो हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, करें, आसान है ना बहुत, ठीक है। चलिए सर, ये सब जरूरत पड़ेगा हम लोग को, ए और बी। चल अगला क्वेश्चन, अब मान लो 3/3 ऑर्डर दिया, लॉजिक सेम है, 1 4 6 1 2 3 1 1 1, बी -1 -2 3 0 1 6 9 1 4। अच्छा बताओ 0 - 4 कितना होगा, 0, वेरी गुड। हे भगवान, 0 - 4 0। देखो यहाँ a प्लस बी, 1 1 1 4 2 1 6 3 1, एंड यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 3 0 1 6 9 1 4, ये होता है ना। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ ऐड करो, बताओ 1 - 1 कितना होगा 0, 2 अच्छा 1 + 0 1, जो बोलो बोलते जाओ 10, उसके बाद 2, उसके बाद हाँ, उसके बाद 9 5। हो गया आंसर। इसके बाद वाला सम्स अगर कर लिया तो ऐड तुमको आ गया, ठीक है, और जो पहले से पढ़ा हुआ मुंह बंद रखेगा। मान लो एक मैट्रिक्स दिए ए 7 9 1 2 4 1 एंड बी 8 4 1 1 1 1, और तुमको निकालने दिया फाइंड ए प्लस बी। ये क्वेश्चन 2 नंबर में दे सकता है आपको करने के लिए, ए प्लस बी निकालिए, कीजिए सर जल्दी से। देखो ये जो सम्स है ना, इसमें ये प्लस होगा ही नहीं, क्यों, अब रीजन देना है यहाँ पे, बोलना ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं है, सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कांट पॉसिबल, काम खत्म हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर लिखना था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
A and order of matrix B are not equal. So add and subtract does not exist. एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ऑर्डर सेम होगा तभी प्लस माइनस करेंगे. अगर देख रहे एक का चेहरा दूसरे का चेहरा मैच नहीं कर रहा है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है बट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. इतना ही बताने का 10 वाला डेढ़ मिल जाता. जा एक लाइन बता. ये आता है, ये सब सीयू पूछता है. ये सब यू टाइप में करके पी चेंज करके प्लस कर देते थे. कौन सा यू टाइप में? ऐसे यू लिखा रहता था, याद नहीं आ रहा नाम. वो सेट थ्योरी में होता था. इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं. इस तरह से ना, इस तरह से. हाँ. एक तो ऐसा होता था. इसको बोलते थे यूनियन, इसको बोलते थे यूनिवर्सल सेट. ये 3rd सेमेस्टर में था. हाँ 12 महीना पहले. अच्छा हो गया बोला. तब समझ में आ गया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का क्या रूल है. ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तभी करेंगे जब हमारा ऑर्डर सेम होगा. ऑर्डर सेम नहीं तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. इसमें टाइप 1 दे दे. ठीक है, टाइप वाइज चलेंगे हम लोग. सम्स करेंगे. ये टाइप 1 सम्स है. मतलब अब तक जो किया सब टाइप 1 में था. अब टाइप 2 स्टार्ट करेंगे. देखो टाइप 2. मान लो एक मैट्रिक्स दिए 4 6 9 8 और तुमको निकालने बोले कि बाबू निकालो फाइंड 2A. ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं. 2A 2 लिखे और पूरा मैट्रिक्स लिखे. मैट्रिक्स क्या था 4 6 9 8. अब ये जो 2 बाहर में एलिमेंट है ये चारों के साथ मल्टीप्लाई होगा. मतलब 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है, 2A अगर निकालने बोले, 4A निकालने बोले, कुछ भी निकालने बोला तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे. पूरे मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट रहेगा, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 9 रहे, सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नॉर्मली कर देना और आंसर लिख देना. ठीक है, अगला आते हैं. मान लो ऐसा कुछ दिया. इफ A इक्वल टू 9 1 4 2 1 3 1 1 2 and B equal to 1 1 1 2 2 2 3 1 2. तुमको फाइंड करने बोल रहा है 2A plus 3B. 2A plus 3B ये फाइंड आउट करने तुमको बोल रहा है निकालने के लिए. ठीक है, देखो निकालेंगे कैसे. वेट करो. ऐसे तुम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. डायरेक्ट ही करके दिखा रहे तुमको. देखो 2A plus 3B. और एग्जाम में ना बाबू एक एक लाइन सिक्वेंसली बनाना. ठीक है, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत ना हो. क्योंकि तुम्हारे कॉपी में तो तुम लोग 5 से 6 सम्स बनाना है 2 घंटा में. ठीक है, और उसमें भी टीचर को लगता है मात्र 1.5 से 2 मिनट तुम्हारा कॉपी चेक करने में. सिर्फ 1.5 से 2 मिनट. और उसका असल में टीचर जब चेक करने बैठता है ना, उसका नज़र मैथ्स का उसी पार्ट में जाता है जहाँ पे गलती है तुम्हारा. तुम भी टीचर हो, तुम भी पढ़ाने जाता है बच्चा लोग को, तो बच्चा लोग जब 10 क्वेश्चन बना के देता होगा तुम देखना वहीं पे तुम्हारा नजर जाएगा गलत है, फट से गोला मार दिया वहाँ पे. है तो तुम जब खोज सकता है तो भाई वो लोग तो लेजेंडरी टीचर है. लोग तो डायरेक्टली तुम्हारा जो है, इसीलिए बोलते हैं ना सीयू का जो एग्ज़ाम होता है और इसमें नंबर सबसे कम मिलता है. तो ख्याल रहे ये बात कि सीयू के प्रोफेसर में कोई गलती नहीं है सर. जो बाहर में बोला था ना कि सीयू का प्रोफेसर नंबर कम देता है, नंबर देना नहीं चाहता है. नहीं, सीयू का प्रोफेसर उसी को नंबर देता है जिसके वर्ड में और जिसके आंसर में सच मायने में दम होता है. आप ऐरा गैरा कोई भी आंसर लिख के आइएगा और आपको लगेगा कि ये सही है, नहीं मिलने वाला मार्क्स. अब हम लोग को ऐसा फील होता है ना कि ग्रेजुएशन 11-12 में वो 90% ले आए और जैसे ग्रेजुएशन में ढुकते हैं तो 3rd ईयर निकलते निकलते 50% में आ जाते हैं. और दोस्त किसका देते हैं हम लोग? प्रोफेसर का. प्रोफेसर जो है जाहिर सा बात है भाई, वो मिनिमम प्रोफेसर जो होता है ना MSc या PhD किया हो रहा था, और वो उसी को एक्यूरेट आंसर देता है या एक्यूरेट मार्क्स देता है जिसमें उसको सच में लगता है कि हाँ इसका आंसर जेन्यून आंसर है, तब जाके मार्क्स हमको मिलता है. और हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग 80 करके आए, हमको 30 मिला ऑनर्स पेपर में, 40 मिला, 45 मिला. नहीं, और तुम देखना सीयू का एक सबसे बड़ा खासियत, उतना ही लोग पास आउट करता है ग्रेजुएशन जिसमें सच मायने में दम है और जिसमें सच मायने में नॉलेजेबल स्टूडेंट है.
जो फेक टाइप का होता है वो तो आज के डेट में CBCS सिस्टम चल रहा है, 1 मार्क्स वाला MCQ क्वेश्चन पेपर भेज देते हैं टीचर को, टीचर भी यहाँ से आंसर पेपर भेज देता है, मार मोबाइल निकाले मार दिए 90 आ जा रहा है। अब वही लड़का लोग जोमेटो स्विगी भी करते हुए दिखता है, ठीक है। आज के डेट में ग्रेजुएशन पास है, काम क्या कर रहे हैं, रैपिडो चला रहे हैं, जोमेटो कर रहे हैं, स्विगी चला, काम करना बुरा बात नहीं बोल रहे हैं, पढ़ लिख के वो काम करते हैं ना तो चुभता है कि ग्रेजुएशन करके क्या कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय बने हुए हैं। मंथली कौन देखता है 40,000 कमा रहे हैं कि 50,000 कमा रहे हैं या 40 लाख कमा रहे हैं, आदमी देखता है पोजीशन कि आप किस पोस्ट पर हैं। अब मान लो कहीं गई तुम लोग या गया तुम लोग, अब तुम्हारी फैमिली में कोई पूछ दिया बाबू क्या करते हो, तो क्या बोले डिलीवरी मैन है, बोल पाएगा बताओ, चाहे तुम्हारे पास कितना ही पैसा हो, तुमसे पूछेगा क्या करते हैं, बोला डिलीवरी मैन, बस खत्म, और आगे वो कुछ नहीं पूछेगा तुमसे, वो तुम्हारा हैसियत वहीं से जान गया कि एक डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी सामान करता है, क्या ही इससे पूछा जाए। वही तुम बोल दो कि भाई हम बैंक मैनेजर है, भले ही तुम्हारा सैलरी 20,000 है, देखो क्या खातिरदारी होता है तुम्हारा। हम बस एग्जाम्पल तुमको दे रहे हैं। अब हमको बात बताओ, एक गुंडा मवाली से तो इसका कम ही होता है, गुंडा मवाली करोड़ों कमाता है। बहुत सारा एग्जाम्पल है, बुंदेल गेट इधर उधर, बहुत सारा दादा भैया लोग घूमते रहता है जिसका आमदनी बहुत ज्यादा है, और एक बैंक मैनेजर का देख लो उसका आमदनी तो कम ही है उससे। सरकारी जॉब किसका, बैंक मैनेजर का सरकारी जॉब से कम है। बैंक मैनेजर भी तो सरकारी जॉब में आता है अभी सारा तो प्राइवेट ना, अभी देरी है। देखो क्या होता है, तुम लोग ले लेना नौकरी। देखो 2 दिए A मैट्रिक्स, 3 दिए B मैट्रिक्स, सबसे पहले काम करेंगे मल्टीप्लाई का, नॉर्मल मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस 3 मैट्रिक्स, 3 3 3 6 6 6 9 3 6। अब ऐड करते हैं, 18 3 21, 2 3 5 8 3 11, 6 4 10, 6 2 8, 6 6 12, 9 2 11, 3 2 5, 6 4 10, यही आया होगा। 21 5 11 10 8, ठीक है, नोट करें जल्दी। देखो ऐसा कुछ दिया तुमको, ठीक है। हाँ अब बोला कि सॉल्व करके बताइए एक्स वाई आएगा, ये आया हुआ सम्स है, ठीक है, ये सम्स आता है। तो जब भी इस तरह का सम्स मिले, 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिया गया है, सिर्फ हमको कंपैरिजन करना है और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट वाला कंपेयर किससे होगा, फर्स्ट वाले के साथ, मतलब यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा, x + y = 6। तुमको मतलब किस किस से है, x से और y से, बाकी से कोई लेना देना है नहीं। तो बताओ ये y किससे कंपेयर होगा, 2 से। तो सर आपको y का वैल्यू कितना मिल गया, 2। अब y का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना आ गया 4, कैसे है पता चला ना, +2 जाके -2 बनेगा, तो आधा लोग तो इसमें भी कंफ्यूज रहेगा। कितना आ गया आंसर, इस तरह बनाना है, बट इतना आसान तो देगा नहीं, हम आते हैं थोड़ा ऊपर लेवल का लेके, पहले इसको उतारो। फर्स्ट वाला कंपेयर फर्स्ट के साथ, और किससे, y चाहिए हमको, y वाला कंपेयर फोर्थ वाले के साथ, हो गया, मिटा रहे।
फाइंड एक्स वाई एंड जेड, अब 3 तो निकालने बोला। इफ x प्लस वाई 2 1 0 इक्वल टू, यहाँ आ गया 2x माइनस वाई x माइनस जेड, और यहाँ आ गया 0। ये दिया हुआ है, ठीक है। हाँ ये सब दे देगा, 2 नंबर में ये सब आएगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग। फर्स्ट वाला किससे कंपेयर होगा? फर्स्ट वाले के साथ, ध्यान से देखें, थोड़ा ये टेढ़ा है, 1 मिनट रुक जा। सेकेंड वाला कंपेयर होगा सेकेंड वाले के साथ, थर्ड वाला कंपेयर होगा, अब फोर्थ का तो जरूरत है ही नहीं, है ना। कंपेयर करते हैं, देखना ध्यान से। x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, अच्छा एक तो क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, और एक तो क्या है x माइनस जेड इक्वल टू 2 है, यही 3 है ना। अब बताओ कौन सा 2 का शकल एक जैसा है जिसको सॉल्व कर पाएंगे? जो ये दोनों का एक जैसा है, उसमें देखो जेड आया हुआ, तो उसको नहीं लेंगे, इन दोनों को लेंगे। अब इन दोनों को देखो सॉल्व करेंगे, देखो दोनों सेम है, दोनों पास ऑपोजिट साइन है, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे 3x 2 प्लस 1 कितना होगा? 3 से 3 कैंसिल, x इक्वल कितना आ गया? 0। 1 आता है, माइनस होता है तब 0 आता है, डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। कभी कभी तुमसे ये मोहल्ला वाला पूछ सकता है कि 0 का आने का कंडीशन का क्या है, या 1 आने का कंडीशन क्या है, तो बोलना किसी नंबर को उसी नंबर से अगर डिवाइड करे तो 1 आएगा, और किसी नंबर को उसी नंबर से अगर माइनस करे तो कितना आ जाएगा? 0 आएगा, यही है कंडीशन। अच्छा ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन हम मान लिए कितना? 3 मान लिए, ठीक है। चल भाई x निकाल लिए। अब देखो जब x निकाल लिए तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लो, नहीं 2 नहीं 1 ही लो, 1 यही है ना। नहीं देखो x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू कितना निकाले हैं? पुट कर दो, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा? y का वैल्यू कितना निकला? 1। अब बताओ z निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लेना होगा? फ्रॉम इक्वेशन 3 यही है, क्या हो जाएगा? x माइनस जेड इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास? 1, यहाँ पे 1 बैठा दो, प्लस 1 हो गया, क्या बन जाएगा? माइनस 1, कितना आ गया? माइनस उसके पास चला जाएगा, ठीक है। कोई वेरिएबल अपने पास कोई साइन रखता नहीं है, उसको दे देगा। अब तुम्हारे माइंड में ये बात आता है सर इधर माइनस हो जाएगा प्लस बनता है, तो ये भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन सर हम माइनस को भेज नहीं रहे, माइनस को दे रहे हैं। जब कोई नंबर अपने साथ माइनस को लेके इक्वल टू के उस पार जाता है तब माइनस का प्लस बनता है, लेकिन जब सिर्फ साइन आप किसी को दे रहे हैं तो साइन का शकल एज यूजुअल वैसा ही जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना बात को। तो निकल गया एक्स वाई जेड, x1 y1 z-1। तो एग्जाम में ना थोड़ा इज्जत से आंसर लिख देना, ताकि वो लोग आधा लोग काना होता है चेक करने वाला, चश्मा लगा के रखता है, तो ऐसे लिख के आंसर लिख देना यार, सही रहेगा तुम्हारे लिए भी उसके लिए भी। इसको बनाए, बताओ फर्स्ट वाला कंपेयर किससे होगा? फर्स्ट से, सेकंड वाला थर्ड वाला थर्ड से, यही 3 से मतलब है हमको, बाकी से मतलब नहीं है। x प्लस वाई कितना निकल गया? 8, x माइनस वाई कितना निकल गया? 4, और z कितना निकल गया? 2। z का तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू कितना हो गया? 12, 2 1 जा 2 6 जा, x इक्वल टू कितना आ गया? ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था, फ्रॉम 1 लो। इक्वेशन 1 कौन है? x प्लस वाई इक्वल टू 8, x का वैल्यू कितना है? 6 प्लस वाई इक्वल टू 8, प्लस 6 हो जाएगा, क्या बन जाएगा? कितना आ गया आंसर? हो गया।
डन। नेक्स्ट चलते हैं। हो गया ना? लिखो टाइप 4। टाइप 4 में डेट निकालना सीखेंगे। पूरा नाम है डिटर्मिनेंट और शॉर्ट में इसको बोलते हैं डेट, DET। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना कि मैट्रिक्स का कुछ साइन जो है वो फिक्स होता है। अब साइन क्या है भाई? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब तुम ध्यान तो देखो, इसका डायगोनल में प्लस है, देखो ऐसे प्लस और ऐसे प्लस दिखेगा। अब बाकी इन चारों गैप में माइनस है, चेक कर लो, है ना? तो ऐसे करके चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे याद रखना। प्लस से स्टार्ट होगा और प्लस पे ही खत्म होगा, ठीक है? और इसी का जरूरत मैक्सिमम सबसे पढ़ने वाला है, ठीक है? अब हम आते हैं डेट निकालने के लिए फॉर 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। देखो फॉर 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से। मान लो ए एक मैट्रिक्स लिए 2 4 6 8, ठीक है? अब बोला इसका डेट निकालने के। डेट जब भी निकालते हैं तो ये साइन देते हैं हम लोग, ये डिटरमिनेंट का साइन है। मैथमेटिक्स में इसको मॉड भी बोलते हैं। शायद तुम लोग को ये बात पता होगा कि मॉड के अंदर कोई अगर नंबर्स रहता है तो बाहर आके पॉजिटिव बन जाता है। ये 10 तक सही है, 11 में गलत है। मॉड के अंदर कोई भी नंबर रहता है तो बाहर आके 2 नंबर लेता है, +2 और -2। इक्वेशन का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो तो प्लस होगा, इक्वेशन का वैल्यू जब 0 से कम हो तो वैल्यू माइनस में देता है। तो मॉड से जब भी निकलता है 2 डेटा देता है, एक प्लस और एक माइनस। तो फिलहाल इसका जरूरत हम लोग के पास है नहीं, हम लोग को तो सिर्फ मॉड का साइन से लेना देना है। और मॉड का यहाँ पे क्या नाम है? ये डिटरमिनेंट इसको बोलते हैं। अब करते कैसे हैं सो देखो। सबसे पहला काम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 into 2। अब बीच में कंफर्म क्या है? माइनस ही आएगा, कोई अदर साइन नहीं आएगा, एकदम हमेशा के लिए ये याद रखो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 6 into 4। यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना हो गया? 24। 16 में 24 जाएगा, कितना बचेगा? एनीवन? 8 बचे, -8 बचे, यही ना? नोट करो, हो गया आंसर। मान लो ऐसा रहा, -3 4 -6 8, ऐसा कुछ रहा। डेट निकालना है, रूल सेम है, पैटर्न सेम, सब कुछ सेम। क्या होगा? -3 मल्टीप्लाई किससे होगा? 8 से। अब बीच में साइन क्या बैठेगा? माइनस का। और -6 भी मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 से। यहाँ -24 हो गया और यहाँ पे भी -24 हो गया। ब्रैकेट से जब कोई भी साइन बाहर निकलता है तो बाहर के साइन के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। अब माइनस इंटू माइनस क्या बदलेगा? प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? +24। प्लस माइनस कितना आ गया? 0। +24 -24 कितना आ जाएगा? 0। टाइप 5। देख 3/3 ऑर्डर में अब साइन का जरूरत पड़ेगा हमको, ठीक है? इसमें देखो क्या करते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स लिए 2 4 3 1 2 6 1 1 1, ऐसा कुछ लिए, ठीक है? देखो इसका हमको डेट निकालना है, ठीक है? ध्यान से देखना। अब यहाँ जब डेट निकालेंगे पूरा 9 एलिमेंट का नहीं निकालेंगे, किसी 3 एलिमेंट का निकालेंगे। अब या तो पहला रो का निकाल लो या नहीं तो कोई एक कॉलम का निकाल लो, तुम किसी का भी निकालो, तुम्हारा डेट का आंसर सेम आएगा। अब तुम बोलेगा नहीं सर मेरा मन कर रहा है ना, एक तो इसका निकालेंगे, एक तो इसका निकालेंगे, एक तो इसका, तो बाबू ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है कि एक तो उसका निकाले, एक तो इसका, एक नहीं, कोई एक रो या कोई एक कॉलम, आंसर सेम आएगा तुम्हारा। तो सिंपल सा बात है, उतना ज्यादा हमको जो नहीं करना, हम सीधा सीधी फर्स्ट वाले का निकालेंगे, ठीक है? देखना ध्यान से, जिस एलिमेंट का, अरे
यहाँ 2 है ना और यहाँ 6 है, ध्यान देना यहाँ पे। इसका निकाल रहे हैं, इस एलिमेंट को लिखेंगे बाहर में, ठीक है, और ये साइन देंगे। जिस एलिमेंट का निकालेंगे उसको लिखेंगे, ये साइन देंगे, ठीक। अब जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसका कॉलम ये है ना और उसका रो ये है। ढक देने के बाद 4 एलिमेंट क्या दिख रहा है? 2 1 6 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 1 6 1, ठीक। अगला साइन क्या है? माइनस। अगला एलिमेंट कौन है? बैठा दो 1। अब 1 का कॉलम कौन सा है? ये वाला। 1 का रो ये। 4 एलिमेंट क्या दिख रहा है? 4 1 3 1, 4 1 3 1। साइन क्या है? प्लस। एलिमेंट कौन है? 1। अब फिर 1 का कॉलम, 1 का रो, ढक दो 4 2 3 6। समझ आया बात? 3 एलिमेंट का निकालेंगे, जिस एलिमेंट का निकालेंगे उस एलिमेंट का कॉलम, उस एलिमेंट का रो को ढकने के बाद जो 4 एलिमेंट तुमको दिखेगा वो 4 एलिमेंट यहाँ बैठाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई, जो नॉर्मल था वो नॉर्मल, इसको इसे मल्टीप्लाई करते थे। 2 1 जा 2, बीच में कंफर्म क्या बैठेगा? माइनस। 6 1 जा 6, फिर यहाँ पे 4 1 जा 4, बीच में माइनस 3, यहाँ पे 1 बैठेगा। 6 4 जा 24, माइनस 3 2 जा 6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना, बीच में माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा बताओ, 2 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? -4। 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 1। और 24 में 6 जाएगा कितना बचेगा? 18। 2 × 4 कितना होगा? -8। यहाँ पे -1 और प्लस कितना होगा? 18। रूल तुम लोग सीखी होगी बचपन में, दोनों अगर माइनस में है साइन माइनस का बैठेगा, काम करेगा प्लस का, प्लस 18। दूसरा रूल ये था कि एक के आगे प्लस है और एक के आगे माइनस है तो माइनस करते हैं। 18 में 9 जाएगा 9। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? 18। इसके आगे क्या साइन है? प्लस। अब मैक्सिमम लोग के माइंड में क्या आता है ना, प्लस माइनस माइनस। ये गड़बड़, ये गलत रूल है, ये रूल नहीं है। रूल ये कहता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है उसके आगे जो साइन है वही साइन बैठेगा। तो प्लस का साइन से जनरली जरूरी नहीं है। हमारा आंसर कितना आ गया? 9। तो आज यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में जहाँ पर कि इसके आगे वाला सम्स हम लोग करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड भी और भी सम्स बनाएंगे। टाटा बाय बाय।